जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च का करंट अफेयर्स, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। मैंने जो डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में तीसरा खाद्य अवशिष्ट सूचकांक 2024 किसने जारी की है? तो तीसरा खाद्य अवशिष्ट सूचकांक 2024 जारी किया है, UNEP ने जारी किया है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। ये किस क्रम का था? तीसरे क्रम का था। पहली बार जो ये कार्यक्रम जारी किया गया था, रिपोर्ट जारी हुई थी 2011 में, पहली बार जारी हुई थी। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2022 में खाद्य अवशिष्ट 19% था, कि मतलब जितना खाद्य प्रयोग किया जाता है उसका 19% क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। 19% खाना वेस्ट हो रहा है। 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 खाद्य असुरक्षा है। 783 मिलियन भूखे रह रहे हैं लोग पर ईयर। इस जो वर्ल्ड में 783 मिलियन भूखे रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हर साल 79 kg पर व्यक्ति वेस्टेज जा रहा है। एक व्यक्ति 79 kg जो राशन है वो क्या करता है, वेस्ट करता है। भारत की रैंक हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 111 नंबर की रैंक है। WTO वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ? ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका लोगो क्या है? ज्वाइंट पांडा इसको लोगो है। WEF के बारे में डिस्कस करेंगे तो WEF के बारे में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। दावोस में इसकी हर साल बैठक होती है, जिसको कि शीतकालीन बैठक कहते हैं। तो दावोस में इसकी बैठक होती है। UNEP 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। और फर्स्ट भारतीय कौन थे जिनको कि फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था? वो अमर्त्य सेन को मिला था। जो कि फर्स्ट भारतीय अर्थशास्त्र में जिसको मिला था वो अमर्त्य सेन को मिला था। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक एडम स्मिथ की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में अभी इंडिया के? तो अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, चाइना ने इसको लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से इसने लॉन्च किया है। तो यून हाई 3 को चाइना ने लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने कौन सा एक अभी हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया था? तो इनसेट 3DS लॉन्च किया था। ये मौसम से संबंधित है। GSLV F14 से इसको लॉन्च किया था। ये मौसम संबंधी इंडिया ने लॉन्च किया है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। चीन की राजधानी बीजिंग है। इसमें एक शंघाई शहर पड़ता है जो कि यांग टीसी नदी के किनारे पर स्थित है। यांग टीसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और चीन की जो मुद्रा है वो रेनेनबी है। तो यह मुद्रा याद रखिएगा, चीन की मुद्रा क्या है? रेनेनबी है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया? अभी मैंने ऊपर बताया। तो इनसेट 3DS मौसम संबंधी उपग्रह है। GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 है, PSLV F57 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड, एल्वियम थर्ड M4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट PSLV C58 से लॉन्च किया गया, तथा POEM थर्ड जो लॉन्च किया गया था ये भी PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। NVS-01 ये याद रखिएगा, नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का क्या है, ये उपग्रह है NVS-01, जिसको कि GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया था? GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। GSAT-20 ये किससे लॉन्च किया गया? बहुत भारी होने के कारण ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस कंपनी का, स्पेस एक्स कंपनी का, USA का ये रॉकेट है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको ये हैंड रिटन फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत गुरुग्राम हरियाणा में एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च हुई है। ये किसने की है? तो एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया किसने लॉन्च की है? इजराइल के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? अब्र मिसाइल का निर्माण होगा। तो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? इजराइल के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना होगी, और यहाँ पर क्या अब्र मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। MRSAM क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन सी ये मिसाइल जो अब्र मिसाइल होगी वो कैसे होगी? MRSAM होगी, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जान लेते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम,
इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है समर और वसारूद। वसारूद क्या है, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और समर है जो लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इंडिया का समर और वसारूद है। इजराइल का आयरन डोम है। रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है, जो कि रूस ने इंडिया को दिया हुआ था। यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड है, तो यूएसए का थार्ड हो गया, रूस का S-400 हो गया, इजराइल का आयरन बॉम हो गया, इंडिया का समर और वसारोद दो हो गए। इंडिया के पास रूस ने दिया हुआ S-400 भी इंडिया को दिया गया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया इंडिया ने, तो इजराइल में शुरू किया था। इजराइल की राजधानी, इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है, निशेट बोलते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती अभी हाल ही में इंडिया ने शुरू किया 3 दिन पहले, उसका ऑपरेशन का नाम हैती है। फिलीपींस के पीएम कौन बनाए गए हाल ही में, मोहम्मद मुस्तफा बनाए गए। ऑपरेशन गंगा कहाँ इंडिया ने शुरू किया, तो यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा जो एकल तांबा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है वो कहाँ पर किया है, गुजरात के मुद्रा नामक स्थान पर इसका उद्घाटन या स्थापित किया है। तो गुजरात के मुद्रा नामक स्थान पर तांबा विनिर्माण संयंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। विश्व का एकल स्थान तांबा प्लांट है, कैसा होगा, एक स्थान पर तांबा प्लांट एकल स्थान प्लांट है। क्षमता इसकी होगी फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 1 मिलियन टन इसकी क्षमता होगी। कंपनी कौन सी है, कच्छ कापर कंपनी है। ये कच्छ कापर कंपनी नाम है किसी का पार्ट, अडानी समूह का ही है ये पार्ट है कच्छ कापर कंपनी। इसका उद्देश्य क्या होगा इस कंपनी को स्थापित करने का, तांबे का आयात कम हो सके, क्योंकि तांबा क्या है बाहर से आयात किया जाता है, तो ये कंपनी स्थापित होने से तांबा के आयात में कमी आएगी। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है चुक्कुक माटा तांबे की सबसे बड़ी खान है। चुक्कुक माटा जो क्या है तांबे की सबसे बड़ी खान है, ये कहाँ पर है, चिली में है। चिली की राजधानी क्या है, सेनियागो है। खेतड़ी तांबा की बड़ी मात्रा में, खेतड़ी में क्या है, इंडिया में जो खेतड़ी में तांबा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ये राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू शहर में, झुंझुनू नामक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर खेतड़ी नामक जगह पड़ती है। मोनोजाइट मृदा केरल में पाई जाती है, यहाँ पर क्या थोरियम के भंडार अधिक पाए जाते हैं। लिथियम के भंडार अभी हाल ही में कहाँ मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। सबसे हल्की धातु कौन होती है, लिथियम ही सबसे हल्की धातु होती है। वेनेडियम के भंडार कहाँ हाल ही में मिले हैं, तो वेनेडियम के भंडार गुजरात में मिले हैं। पीतल जिसको ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। तांबा Cu और Zn जिंक, तो पीतल का जो सूत्र होता है Cu प्लस Zn होता है, तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनता है। कांसा जिसको कि ब्रॉन्ज बोला जाता है, जो मेडल हमारे को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वो कांसा का बना होता है, इसमें तांबा और टिन होता है। तांबा का सूत्र होता है Cu और टिन का होता है Sn, तो Sn प्लस Cu कांसा का रासायनिक सूत्र होता है। आज का पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेनियल काहमैन का निधन हुआ, ये कहाँ के है, तो डेनियल काहमैन का निधन हो गया, ये कहाँ के, इजराइल के रहने वाले थे। और तेल अवीम, इजराइल में तेल अवीम नामक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधर के रहने वाले थे। इनको ये क्या मिला है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 2002 में। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता इनको कहा जाता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है, डेनियल काहमैन को कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक है जो कि सबसे ज़्यादा उसी ईयर में बुकी थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। कौन सी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक जब इन्होंने लॉन्च किया था उस साल में ये बिकी थी। तो डेनियल काहमैन का हाल ही में निधन हो गया। ये नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, कब मिला था, 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ये इजराइल के रहने वाले थे। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का इनको प्रणेता कहा जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआर ने, जिसको एचडीआर कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। इसके आधार कितने, 3 आधार होते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना हुई थी। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में एफएओ का हेडक्वार्टर पड़ता है। तो स्थापना कब हुई थी, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एफएओ की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रेटलैंड कमीशन, जिसको एसडीजी कहते हैं, ब्रेटलैंड कमीशन के कितने गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं। पहला गोल कौन था, नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी का अंत करना एसडीजी का पहला लक्ष्य है। भुखमरी सूचकांक में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो 111 नंबर की हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है। आज का छठा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्माण किया गया, तो ओम आकार का निर्मित, जैसे ओम लिखते हैं, ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्माण किया गया, तो ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली में बनाया गया है। कौन से गांव, जार्डन गांव पड़ता है पाली में, वहां पर क्या जार्डन गांव में ओम आकार का मंदिर बनाया गया है।
इसमें कितने 2000 पिलर है, करीब कितने 2000 पिलर बनाए गए। नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई 135 फीट ऊंचाई होगी और इसमें कई शिवलिंग बड़ी मात्रा में क्या है, शिवलिंग बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है, ओम आकार में बनाया गया, इसलिए बड़ी मात्रा में इसमें क्या शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। गुरु माधवानंद की समाधि स्थल भी इसमें बनाया गया है। इस मंदिर में किसकी समाधि स्थल बनाई गई, याद रखिए गुरु माधवानंद की समाधि स्थल बनाई गई है। ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का पहला ओम आकार का क्या है, ये मंदिर बनाया गया है। देखिए जो शैली होती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, इंडिया में मंदिर बनाए जाते हैं। 3 शैलियों में मंदिर बनाए जाते हैं। जो नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। जो साउथ में मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में मंदिर बनते हैं। और इनके जो बीच की शैली होती है, साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच की शैली होती है वो बेसर शैली होती है। जो बीच में मंदिर बनते हैं वो बेसर शैली में बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली में और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। कुछ मंदिर मैंने नीचे लिख रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में राम मंदिर जो बनाया गया है, अयोध्या में बनाया गया है। इसके वास्तुकार कौन है राम मंदिर के, श्रीकांत सोमपुरा हैं। शैली कौन सी है, नागर शैली में ये मंदिर बनाया गया है। जैसे मैंने बताया नॉर्थ इंडिया के मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं, तो राम मंदिर भी नागर शैली में बनाया गया है। मूर्ति का जो मूर्ति है, मूर्ति के वास्तुकार कौन है, श्री अरुण योगीराज है। याद रखिएगा मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगीराज है। और जो मंदिर के वास्तुकार हैं श्रीकांत सोमपुरा हैं। विश्वास रूपम जो प्रतिमा ये कहाँ अनावरण किया गया, विश्वास रूपम महादेव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। राजस्थान के नागपुर द्वारा स्थान पर इसका अनावरण किया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, विश्व का ये 8वें अजूबे में शामिल किया गया है। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, तंजावर नामक जगह पर पड़ता है। रामप्पा मंदिर अभी जिसको तेलंगाना में पड़ता है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। रामप्पा मंदिर भी क्या यूनेस्को में शामिल है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया, पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया गया। हेलेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में पड़ता है। 42 नंबर का यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो हेलेश्वर मंदिर 42 नंबर का यूनेस्को में शामिल किया गया है। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अडानी स्पोर्ट ने 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर स्पोर्ट्स का अधिग्रहण किया है, तो उड़ीसा राज्य में अधिग्रहण किया है। और पोर्ट्स इसके अडानी ग्रुप ने कौन कौन से अधिग्रहण कर रखे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मुद्दा पोर्ट्स गुजरात में पड़ता है, ये भी अडानी ग्रुप के पास है। हाइपा पोर्ट्स ग्रुप ये इजराइल में पड़ता है, ये भी अडानी के पास है। हजीरा पोर्ट्स गुजरात ये भी अडानी ग्रुप के पास है। और धामरा पोर्ट्स ग्रुप उड़ीसा में पड़ता है, ये भी अडानी ग्रुप के पास है। मुद्रा पोर्ट्स, हजीरा पोर्ट्स, धामरा पोर्ट और हाइपा पोर्ट, और ये जो अभी हाल ही में उड़ीसा में किया गोपालपुर पोर्ट्स, ये क्या अडानी के पास हो गए हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है चाबहार जो पोर्ट बनाया गया, इंडिया ने बनाया है। कहाँ बनाया है, ईरान में बनाया है। ठीक है, इंडिया ने ईरान में कौन सा पोर्ट बनाया है, चाबहार पोर्ट बनाया है। इसके बाद दुक्कम पोर्ट कहाँ पड़ता है, ओमान में पड़ता है, इसको भी इंडिया ने बनाया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। दीन दयाल बंदरगाह इसका नया नाम हो गया है। विजिंगम पोर्ट कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, जहाँ पर अभी हाल में चाइना का पहला जहाज आया था। विजिंगम पोर्ट कहाँ पर अभी हाल में बनाया गया है, केरल में बनाया गया। पहला जहाज कहाँ से आया था, चाइना से इसमें पहला जहाज आया था। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है, तो 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज तेलंगाना में की गई है। गंगापुरम नामक स्थान पर इसकी खोज की गई है। ये कन्नड़ शिलालेख में बना हुआ शिलालेख है। तारीख इसमें छपी हुई है, कौन सी तारीख छपी हुई है, 8 जून 1134 इसमें लिखा हुआ है। तलीपा थर्ड शासक के द्वारा सीमा शुल्क लगाया गया। जो इस तारीख को क्या हुआ था, तलीपा थर्ड जो शासक थे उनके द्वारा क्या हुआ था, सीमा शुल्क लगाया गया था। जो यह सीमा शुल्क था भगवान सोमनाथ के नाम पर लिया गया शुल्क था। तो किसके नाम पर यह शुल्क लिया गया था, भगवान सोमनाथ के नाम पर यह शुल्क लिया गया था। इसका उल्लेख दिया गया है किसमें, कन्नड़ शिलालेख जो है इसमें उल्लेख दिया गया है। लल्लन टॉप ये जो शिलालेख है कन्नड़ शिलालेख में। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है, अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार कहाँ मिले हैं, तो एरण अभिलेख में मिले हैं। राजा कौन थे, भानुगुप्त थे। ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, पहली बार एरण अभिलेख में मिले हैं, राजा भानुगुप्त थे। सम्राट अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो कौन से अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, 13 नंबर का जो अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन है, हर्षेन प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन है, हर्षेन प्रयाग प्रशस्त के लेखक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर ये सेम हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। डेली हैंड रिटन नोट्स आपको
PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस पे, और इधर पर आपको फटाफट रिवीजन कराया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि हाल ही में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया है? कमल खिसेर को नियुक्त किया गया है। कहाँ के? इंडियन है, इंडिया के रहने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं? UNDRR भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या UNDRR भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है UN डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन। क्या होता है? UN डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन। यूएनओ के महासचिव हाल ही में कौन है? एंटोनिया गुटारेज हैं, इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया। तो एंटोनिया ने गुटारेज ने कमल किशोर का अपॉइंटमेंट किया। किसके पद पर? जोखिम न्यूनीकरण सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया है। वर्तमान में ये क्या है? जो कमल किशोर है वर्तमान में NDMA के ये हेड हैं। तो किसके हेड है? NDMA के हेड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ये हेड है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज क्या है? NDRF के हेड कौन है? पीयूष आनंद है। NDRF के हेड पीयूष आनंद है, जो 2005 में NDRF की स्थापना हुई थी। NIA के अभी हेड कौन बनाए गए? सदानंद वसंत NIA के हेड बनाए गए हैं। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ये हेड अभी कल के मैंने डिस्कस किया था, NDRF के पीयूष आनंद और NIA के हेड सदानंद वसंत। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, नए हेड बनाए गए इसलिए एग्जाम में आ सकता है। PR सीरीजेस का खेल कौन सा है? तो PR सीरीजेस कौन? हॉकी के संबंधित है। यहाँ हॉकी के क्या है? कीपर हैं, ये कप्तान भी रह चुके हैं। UN महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। UNA के पहले महासचिव कौन बने थे? त्रिवेली बने थे। प्रेजेंट में एंटोनिया गुटारेज महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनाए गए हैं? नवाब सलीम बनाए गए हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन है? दिलीप भंडारी हैं, जो कि दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। तो इंडिया की तरफ से दिलीप भंडारी हैं, दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवाब सलीम हैं। आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दादरा नगर हवेली जो है और दमन दीव का एक साथ विलय हो गया, ये कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को इसका विलय हुआ था। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये आपको फ्री में हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल पर मैं पॉलिटी के PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके साथ उसका भी डिस्कस हम कर रहे हैं डेली। अच्छे से आपको एक एक पॉइंट हम दृष्टि IAS बुक से नोट्स बनाकर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको क्लास दे रहा हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।